साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कल सुबह 10 बजे जुम्मे के रोज़ होने जा रहा है, ये अब चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। एक तो ये कि पहले इस्तंबुल में होना था ये मुज़ाकराती दौर, ईरान की ख्वाहिश थी कि इसे ओमान में करवाया जाए, तो अब ये मस्कत में होने जा रहे हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा और ईरान की ये ख्वाहिश क्यों थी? और हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ये चाहता है कि इसमें सिर्फ 1 to 1 मुज़ाकराती अमल हो अमेरिका और ईरान के दरमियान, गो कि इसके अंदर तुर्की भी है, इसके अंदर सऊदी अरब भी है, इसके अंदर ओमान भी है, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि किसी तरीके से बर्फ़ को पिघलाया जा सके, जंग की नौबत ना आए, मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें अफ़ाम तफ़हीम से हल हो सकें। तो एक तो ये वेन्यू की चेंज हुआ, और कितने आप पर उम्मीद हैं कि कोई हल निकल आएगा और जंग तक बात नहीं पहुँचेगी? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। देखिए, वेन्यू चेंज करने की बुनियादी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि बिलाखिर ईरान ये इंडोर्स करेगा पूरी दुनिया के सामने कि मुज़ाकरात में हमारा पलड़ा भारी है, हम जहां कहेंगे वहां मुज़ाकरात होंगे। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी होता है, अपनी बर्तरी को दिखाने के लिए एक स्टेप आगे। और दूसरी अहम वजह यह है कि तुर्की से ज्यादा ईरान के लिए ओमान स्विचेबल है। उसकी वजह यह है कि इस्तांबुल के अंदर एक तो पूरी दुनिया का इस्तांबुल जो है वो मीडिया हब भी है, और दीगर जो ममालिक हैं और दीगर एजेंसीज जो हैं या दीगर जो दुनिया के अंदर इत्तलाती इदारे हैं या नफूज करने वाले इदारे या प्रेशर डालने वाले इदारे, उन सब का इस्तांबुल के अंदर वो सब एक्टिव है। ओमान उसकी निस्बत मीडिया के हवाले से भी महदूद सिक्योर है, ज़्यादा है, आपको और लगता है? इस तरह के मामलात के अंदर भी कि आप आसानी आकर मीडिया के जरिए या पुरअसर शख्सियात के जरिए या माहौल को गरमा कर मुज़ाकराती टीम पर असर नहीं डाल सकते। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा हरबा होता है। जैसे मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं, कल रात एकदम अचानक एक खबर आई अमेरिकन मीडिया के जरिए और इसराइली मीडिया के जरिए कि जुम्मे को होने वाले मुज़ाकरात कैंसिल हो गए हैं और खत्म हो गए हैं, और अमेरिका ने ये कहा, ईरान ने ये कहा। इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि पूरी अब तशवीश फैल गई ना। मैं पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा था, एकदम तशवीश की लहर दौड़ गई कि ये मुज़ाकरात क्यों कैंसिल हुए। जबकि ईरानी मीडिया के अंदर जब मैंने निगाह की तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने ट्वीट पे ये लिखा कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात शेड्यूल हैं और सुबह 10 बजे ये मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान अंजाम पाएंगे। तो ये बुनियादी दो वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर चेंज किया गया वेन्यू को इस्तांबुल से ओमान की तरफ। दूसरा सवाल आपका मैं लेता हूं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। देखिए, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है। अगर मुझसे आप जाती राय पूछेंगे, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है। उसके पीछे चंद वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका एक जवाज तलाश करना चाहता है। अमेरिका हमेशा अपनी किसी भी काम को एक लीगल कवर के अंदर करना चाहता है। कवर भले उसका इंटरनली सब कुछ इलीगल हो, उसका कवर लीगल हो। कल भी मैं किसी एक चैनल पर यह बात कर रहा था कि आप देखिए, सीरिया के अंदर जितनी भी तबाहकारी की गई उसको लीगल कवर दिया गया। इराक के अंदर जितनी भी तबाहकारियां की गई अमेरिकी हमले के जरिए उसको लीगल कवर दिया गया। लीबिया के अंदर नेटो के जरिए जो तबाहकारियां की गई उसको लीगल कवर दिया गया। आपको मैं एक मजे की बात बता चलूं, मुअम्मर कज़ाफी का बेटा जो एक वाहिद उम्मीद था कि जिस पर ये लीबिया के अंदर कोशिश चल रही थी कि उसको एक सेंट्रल फिगर बनाकर लीबिया में फिर कोई इत्तेहाद की बात की जाए, उसे भी कत्ल कर दिया गया। लीगल कवर बनाकर इल्लीगल काम तमाम नेटो का मिलकर अफगानिस्तान के अंदर लीगल कवर के जरिए दाखिल हुए और पूरे अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया। तो ये सारी मिसालें हमारे सामने। लीगल कवर किस चीज को कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनको आप लीगल कवर करार दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है या एक तरीका वारदात है, अटैक या जंग की सूरत हाल उसी तरह से मौजूद रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब का वतीरा जो आप भी कह रहे हैं कि वो एक लीगल कवर के अंदर, लेकिन क्योंकि अब आप भी बात कर रहे हैं कि ईरान ये चाहेगा कि वो 1 to 1 मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब या डिफरेंट ममालिक इसके अंदर शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, उनसे अलग होकर 1 to 1, अगर 1 to 1 अमेरिका और ईरान बैठते हैं तो क्या समझते हैं आप कौन सी अपनी शराइत ईरान मनवा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। और हमें ना कामयाब होने की वजूहात क्या होगी इन मुज़ाकरात की? देखिए, आपका आधा सवाल मुझ तक नहीं पहुंच पाया नेट के इशू की वजह से।
लेकिन शुरू के सवालात के जवाबात देना लाजमी समझता हूँ। लीगल कवर का जहां तक मेरा मकसद है वो ये है कि मुज़ाकरात की आड़ लेकर मुज़ाकरात का दस्तरखान बिछाया जाएगा, ईरान को बुलाया जाएगा, लेकिन शराइत ऐसी रखी जाएंगी कि जो ईरान के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर मिसाइल की रेंज को कम कर लेना। मैं एक नॉर्मल मिसाल देता हूं आपको। अब मुझे बताइए, एक मुल्क के जिसका दुश्मन 2000 किलोमीटर के फासले पर बैठा हुआ है, उसे कहा जा रहा है कि तुम अपने मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर कर लो। अरे भाई, 300 किलोमीटर करने के बाद तो उसके एक शहर से दूसरे शहर तक मिसाइल नहीं पहुंचेगा, तो इसराइल पे कैसे हमला करेगा या इसराइल को कैसे रोकेगा खुद पर हमला करने से? तो ये शराइत जो है वो नाकाबिल कबूल है। या ये कहा जाए कि मसलन आप यूरेनियम की जो अफजूदगी है, 400 किलोग्राम आपने जो यूरेनियम निकाला है, उसे आप किसी सालिस मुल्क तक पहुंचा दें। ये काम ईरान पहले भी कर चुका है। यहाँ पर एक इनका सूबा है अराक, वहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। पिछले जब मुज़ाकरात हुए, JCPO के तहत जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें ईरान ने पहला इकदाम यह किया कि ठीक है, हम अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया बिल्कुल IAEA के कवानीन के मुताबिक। वो पूरा रिएक्टर सील करवाया IAEA, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर। उसके बावजूद भी सैंक्शन का 1% भी ईरान के ऊपर से नहीं हटाया गया। तो ईरान अब तक सिर्फ इनके धोखों की लपेट में आता रहा है। अच्छा, 12 रोजा जंग जो अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुई थी, उसको आप मलहूज़ खातिर रखिएगा। उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ ही यही था कि ईरान को मुज़ाकरे की मेज पर बुलाया गया और फिर चूंकि ईरान हमारी बात को कबूल नहीं कर रहा है, आखिर में ये ऐलान किया गया और बहाना बनाकर उनको गफलत में रखकर उन पे अटैक किया गया। तो ईरान इन सारी चीजों से गुजर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉसिबल ये मुज़ाकरात भी इसी तरह की एक वजह हो सकती है। और असल वजह जो हमला करने की मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस वजह से मुझे लगता है कि शायद हमला हो पाए, शायद हमला एहतमाल, वो ये है कि कल भी मैं ये बात कर चुका हूं, जो ज्यूइश लॉबी है उसका रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मुकम्मल असर है, चूंकि सबसे बड़े बड़े डोनर्स रिपब्लिकन पार्टी के वही हैं। दूसरा, ये जो जेफरी एडवर्ड एप्स्टेन जो लीक्स हैं, इसमें ट्रंप के मामलात को निकालकर बाहर करना, कुछ पत्ते बाहर दिए गए हैं। और ये ट्रंप भी जानता है कि अमेरिका दुनिया की वाहिद वो रियासत है जहां ज्यूइश लॉबी का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूं, 1960s के अंदर जॉन F कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, मैं इशारा दे रहा हूं अपने पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, तफसील में नहीं जाऊंगा। जॉन F कैनेडी को वो असैसिनेट किया गया, कातिल को ले जाया जा रहा था कमरा अदालत तक, मुकम्मल हिसार के अंदर एक शख्स आता है, मीडिया का हिसार भी तोड़ता है, मुकम्मल पुलिस का हिसार भी तोड़ता है और उसको असैसिनेट कर देता है। जब उसको पकड़ा जाता है और उस पर एक कमीशन बनाई जाती है, तो आप अंदाजा कीजिए कि उस कमीशन में 10 जजेस की तादाद है, जिसमें से 9 क्लियर यहूदी हैं और एक की वाइफ यहूदी है। और उस कमीशन की रिपोर्ट ये आती है कि हमने इस बंदे को जिसको पकड़ा है, इसमें सिर्फ इसकी जाती इंटेंशंस के अलावा कोई और चीज बिल्कुल बिल्कुल ये खेल माजी में खेले जाते रहे हैं, खदशा और इस तरह के इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सालिसी के किरदार में पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, सऊदी अरब भी है, ओमान भी है, कतर भी है,